Imran Shafiq, Professor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर की कंटिन्यूटी है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ की, और हमने से पहले इसके 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हुए हैं, और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करेंगे, जो कि सुहेल अफजल की बुक के पेज नंबर 706 के ऊपर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ कारवान लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। लाइबिलिटीज़ उसने आपको दे दी हैं। शेयर कैपिटल है, 15,000 रुपये का शेयर है, डिबेंचर्स हैं, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड है, बुक डेट्स हैं। बुक डेट्स हम डेटर्स को कहते हैं, डेटर्स का एक और नाम होता है बुक डेट्स, अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और बैलेंस शीट टैली है 30,53,000 के साथ। एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 64,000 हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर फिक्स है 30,000 एंड 3% ऑन एसेट रियलाइज्ड है। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, और प्रीपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये आपने बनानी है। तो सबसे पहले, जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस करते रहे हैं, कि सबसे पहले हमने जो डेबिट साइड है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की, यहाँ हमने कैश इन हैंड लिखना होता है, कैश एट बैंक लिखना होता है अगर क्वेश्चन में दिया हो। तो इस सवाल में कैश इन हैंड भी नहीं है, कैश एट बैंक भी नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद जितने भी एसेट्स हैं वो आपने सेल आउट करने होते हैं, और सेल आउट करके आपने उसकी पेमेंट जितनी आपको रियलाइज्ड हो आपने वो यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो आपसे क्या रहा है नीचे कि द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, कि आपने एसेट इस तरीके से रियलाइज किए हैं। तो जो आपने एसेट बेचे हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे एसेट्स रियलाइज्ड। अब जितने भी एसेट रियलाइज्ड हैं उसने नीचे मेंशन किए हुए हैं, आप उन सब का टोटल कर लें। आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है 7 लाख रुपीज़ में, प्लस प्लांट एंड मशीनरी आपने सेल किया 7,15,000 में, स्टॉक आपने सेल किया है 1,62,000 में, और बुक डेट से आपने जो पैसे रिसीव किए हैं वो 9,31,000 रुपीज़ हैं। तो टोटल आपने जो एसेट्स रियलाइज़ किए हैं वो 25,08,000 रुपीज़ के हैं। ये जितने भी एसेट उसने रियलाइज़ किए थे वो सारे उसने मेंशन कर दिए, बस प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं लिखा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पर है, इसका मतलब है ये लॉस होगा बिजनेस का। तो जाहिर बात है लॉस तो रियलाइज्ड नहीं होता। अगर ये लाइबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता तो ये बिजनेस का प्रॉफिट होता है। तो खैर ये तो रियलाइज नहीं होगा, इसलिए इसकी अमाउंट भी मेंशन नहीं की जाएगी। तो ये आपके पास एसेट्स रियलाइज्ड हैं 25,08,000 रुपीज़ के, टोटल एसेट रियलाइज्ड। इसका मतलब है आपके पास जो कैश अवेलेबल है वो 25,08,000 रुपीज़ है, और इससे आपने कंपनी की लाइबिलिटीज़ को पे करना है। तो पेमेंट का क्राइटेरिया मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, यहाँ वाइट बोर्ड पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इस सीक्वेंस में आपने पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। तो मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं है, कोई भी क्रेडिटर ऐसा नहीं है जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी हो। तो लिहाजा इस सवाल में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं है, तो उनको पेमेंट भी नहीं होगी। लिहाजा ये वाला स्टेप इस क्वेश्चन में हम माइनस कर देंगे। उसके बाद आ गया लिक्विडेशन के एक्सपेंस, वो इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और लिक्विडेशन के जो एक्सपेंस हैं वो 64,000 हैं। तो आपके पास इनफ कैश अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, पहले लिक्विडेशन के एक्सपेंस पे कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस हैं 64,000 के, ये हमने पे कर दिए। तो यहाँ से आप 64,000 रुपीज़ माइनस कर लें। ये रफ वर्किंग है, आप आंसर शीट के आखिरी पेज पे जाके कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर नहीं करना आपने। 64,000 माइनस करेंगे तो कैश इन हैंड आपके पास अवेलेबल आएगा 24,44,000 रुपीज़। ये बाकी पैसे आपके पास बच गए। अगला स्टेप आपका लिक्विडेटर की रिम्यूनरेशन आपने पे करनी है। तो यहाँ आप लिखें लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। अब लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन 2 तरीके से है। एक तो आपकी फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है पहले आप वो पे करें, और फिक्स वाली रिम्यूनरेशन है 30,000 रुपीज़। तो जाहिर बात है आपके पास कैश इनफ अवेलेबल है, तो आप 30,000 रुपये यहाँ से पेमेंट कर देंगे फिक्स वाली, और वो 30,000 आप यहाँ से माइनस कर दें, तो आपके पास कैश इन हैंड अवेलेबल होगा 24,14,000। इनफ कैश अवेलेबल है, जहाँ पर पैसे ख़त्म हो गए वहाँ पर पेमेंट भी ख़त्म। अगली जो रिम्यूनरेशन है इसकी वो 3% है ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, जितने के आपने एसेट रियलाइज किए उस पर 3%।
तो एसेट्स रियलाइज्ड हुए 25 लाख एंड 8,000 रुपीज़ के, तो आप इसका 3% ले लेंगे। जब आप 25 लाख एंड 8,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी 75,240 रुपीज़। तो यहाँ से 75,240 रुपीज़ आप माइनस कर देंगे तो कैश आपके पास अवेलेबल आएगा 23,38,760 रुपीज़। ले सर यहाँ तक पेमेंट हो गई। उसके बाद आगे हमने पे करना होता है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्मली डिबेंचर्स आते हैं, तो यहाँ पर डिबेंचर्स दिए हुए 4 लाख रुपए से, तो आप इसके बाद डिबेंचर्स की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे डिबेंचर्स और डिबेंचर्स की अमाउंट है 4 लाख रुपए, तो यहाँ पर 4 लाख रुपए मेंशन करें, यहाँ से 4 लाख माइनस कर दें। तो इसमें से अगर आप 4 लाख माइनस करेंगे तो आपके पास जो कैश अवेलेबल होगा वो 19,38,760 रुपीज़। इसके बाद आपने पेमेंट करनी होती है प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स की। तो सर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं और उसकी अमाउंट है प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स की 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख आप वो पेमेंट कर दें। तो यहाँ से 1 लाख आप माइनस कर लें तो कैश आपके पास अवेलेबल होगा 18,38,760 रुपीज़। तो 1 लाख हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। अब कैश इन हैंड अवेलेबल है 18,38,760। तो इसके बाद आपने पेमेंट करनी है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अब यहाँ आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जो क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं वो आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट भी है और ट्रेड क्रेडिटर्स भी हैं। तो पहले आपने बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ लिखें बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है 3,05,000। हमारे पास इनफ कैश अवेलेबल है तो हम 3,05,000 की ये अमाउंट पे कर देंगे। अब इसको पे करने के बाद भी हमारे पास कैश बच जाएगा माइनस 3,05,000। ये कैश बच गया जी 15,33,760। इसका मतलब हम आगे पेमेंट कर सकते हैं। तो अगली पेमेंट आपकी ट्रेड क्रेडिटर्स की है, तो यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स को। तो ट्रेड क्रेडिटर्स आपके हैं 7,48,000 के। इनफ कैश अवेलेबल है हमारे पास, 15 लाख का पड़ा हुआ है और ट्रेड क्रेडिटर सिर्फ 7,48,000 से हैं। तो आप टोटल अमाउंट में से ये भी पेमेंट कर देंगे। तो जैसे आप इसकी पेमेंट करेंगे 7,48,000 की, तो आपके पास कैश इन हैंड जो बच जाएगा वो होगा 7,85,760 रुपीज़। ये कैश आपके पास बच जाएगा। अब ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की भी पेमेंट हो गई। आखिरी स्टेप आपके पास है शेयर होल्डर्स का। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद जितने भी पैसे बच जाते हैं वो हम शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं। तो हमारे पास 7,85,760 रुपीज़ बचे हैं। तो ये सारे के सारे पैसे आप पे कर देंगे शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट हुई 7,85,760 रुपीज़ की। अब दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आ जाएगा 25,08,000 और इधर भी 25,08,000। आपका आंसर कैलकुलेट हो गया है कि आपने शेयर होल्डर्स को 7,85,000 और 760 रुपीज़ की पेमेंट की है। ये आपका क्वेश्चन है। इस सवाल में पेमेंट एंड तक की। सवाल आपका कंप्लीट है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।